नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सबसे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें 4 दिनों के सत्र में होने वाली कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद सभी सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री DP धीरेन्द्र, बलिहार सिंह और पूर्व सांसद रजनीगंधा देवी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। फिर सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जोगी सपने देखा करते थे और उन्हें पूरा करते थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जोगी का जीवन कम पड़ गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वे 100 साल जिएं। IPS सांसद राजनेता तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक सफल तय करते हुए प्रदेश में तथा देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। प्रदेश में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। नींव अच्छे होने से मकान अच्छा बनता है और ये बात सिद्ध हो रहा है। जो भी सत्ता में रहे तब, चाहे विपक्ष में रहे तब, राजनीति जब तक के सक्रिय थे तब तक के राजनीति उसको इर्द गिर्द ही परिक्रमा करती थी। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ये हमारे सामने में है। तो हिंदुस्तान के जो राजनेताओं में है, उनके राजनेताओं के बीच में उनकी एक अमूल्य पहचान और एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका काम हम सब लोगों ने देखा है। जीवन का विशाल अनुभव, अच्छे और बुरे का अनुभव, अध्ययन, संस्कार, संस्कृति सब मिलकर के व्यक्तित्व बनता है और एक ऐसे गरीबों के मसीहा को हमने खो दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायक दल की बैठक हुई। विधानसभा में पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण, यूरिया की कालाबाजारी, गोबर खरीदी, किसान न्याय योजना, गाय और हाथियों की मौत, ज्यादा कीमत में शराब बिक्री समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। साथ ही भाजपा ने कोरोना संक्रमण पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी भी की है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी देर शाम शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में सीएम हाउस में हुई इस बैठक में मंत्रियों और बड़े नेताओं को विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई जा रही। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक और कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। तो कल की कार्रवाई के लिए अब आने वाले 3 दिनों तक जिस तरीके से विपक्ष को हमला करना है सत्ता पक्ष पर, उसे लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है उस पर चर्चा की गई। कोरोना की महामारी और उसका प्रभाव और सरकार की पूरी तरीके से असफलता गौठान बना दिया। गाय के लिए चिंता नहीं, गाय दम घुट के गाय की मौत हो रही है। किसानों को ना यूरिया मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है। प्रदेश में पूरी तरीके से अव्यवस्था की स्थिति है, ना निर्माण कार्य चल रहे हैं, ना विकास कार्य चल रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर 3 दिन के सीमित समय में पूरी चर्चा करने के लिए तैयारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान शिक्षक कल्याण संघ ने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। संघ ने पदयात्रा निकालकर सरकार को 10 दिन की चेतावनी भी दी। संघ का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो 11वें दिन इच्छा मृत्यु करने को मजबूर हो जाएंगे। सभी दोबारा बूढ़ा तालाब में एकत्रित होकर प्रशासन को लिखित में आवेदन देंगे कि इच्छा मृत्यु स्वीकार करें। संघ के लोगों ने धरना स्थल से विधानसभा घेरने हुए निकले, लेकिन पुलिस ने 100 मीटर की दूरी पर ही उन्हें रोक दिया। इस मामले में छत्तीसगढ़ विद्यामितान कल्याण संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र दास वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के 1.5 साल बाद भी उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया।
महेश सिंहदेव बाबा जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, हमारी सरकार बनने के बाद हम 10 दिन में सभी विद्यामितान को नियमित कर देंगे। आज गांधीगिरी तरीके से हमारे विद्यामितान साथी पूरे प्रदेश से आकर के विधानसभा सत्र के पहले दिन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ इनके आंदोलन का समर्थन करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता है कि इनको नियमित किया जाए। अलग अलग विभागों में भर्ती और नियमितीकरण की मांग करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी 3 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और आज शाम हड़ताल स्थगित करते हुए अमित जोगी ने कहा कि अब वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। उनके साथ ही शिक्षक, एसआई और पुलिस भर्ती के सैकड़ों कैंडिडेट्स भी हड़ताल पर हैं। अमित जोगी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद सैकड़ों पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन 1.5 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 2 दिन से भर्ती मरीज अचानक लापता हो गया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मरीज की खोजबीन की जा रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा है। इसके बाद प्रबंधन ने मरीज की शिकायत स्मृति नगर चौकी से की है। बता दें कि 22 अगस्त को सेक्टर 6 निवासी शैलेंद्र सिंह की कोरोना जांच की गई थी और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से वो हॉस्पिटल में भर्ती था। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 2 दिन पहले कोविड वार्ड में मरीज ने डॉक्टर और स्टाफ से बदतमीजी की, जिसके बाद उसे दूसरे फ्लोर में शिफ्ट किया गया। प्रबंधन ने संदेह जताया कि मरीज दूसरे फ्लोर की खिड़की से भागा होगा, क्योंकि नीचे गार्ड ने उसे जाते हुए नहीं देखा है। बहरहाल पुलिस मरीज की खोजबीन में जुटी हुई है। उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शैलेंद्र सिंह वर्मा नाम का सेक्टर 6 का व्यक्ति 24 तारीख को अस्पताल से बिना बताए गायब हो गए। उस पर से अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा सूचना पर एक अपराध कैंप उनके खिलाफ किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बिलासपुर के संभागीय कोविड अस्पताल में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से कोरोना मरीज की जान पर बनाई। दरअसल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर भर्ती मरीजों के सिलेंडर से गैस खत्म हो गई, जिसके चलते मरीजों पर आफत बन गई। आनंद फानन में सिम्स से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए। यदि समय रहते सिलेंडर नहीं आते तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। बता दें कि कोविड अस्पताल में कोरोना के अभी 46 मरीज भर्ती हैं। इनमें से कुछ मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अचानक सिलेंडर खत्म होने से आफत आ गई तो वो तो खैरियत रही कि सिम्स प्रबंधन ने सिलेंडरों की आपूर्ति कर दी। वहीं जिम्मेदारों का कहना है कि अचानक कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या के कारण सिलेंडर की कमी हो गई है। आगे ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश की जाएगी। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन उसको तत्काल में हमारे जितने हमारे सब सहयोगी थे सभी ने रात में 2 बजे 3 बजे संभाल लिया। सिम्स से हम लोगों ने सिलेंडर अरेंज किया है उनको भरने के लिए, और उसके लिए भी एक अलग बंदे को हम लोगों ने लगा दिया है, ड्यूटी असाइन कर दिए हैं। कोरोना ड्यूटी को लेकर रायपुर कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब 55 साल से ज़्यादा उम्र के उन कर्मचारी और अधिकारियों को ही ड्यूटी से छूट मिलेगी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव सर्विलांस टीम में काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी दूसरे कोरोना ड्यूटी करने वाले अधिकारी कर्मचारी को छूट नहीं मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि 19 अगस्त को जिला प्रशासन की ओर से कोरोना ड्यूटी को लेकर आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना से संबंधित ड्यूटी करने वाले अधिकारी कर्मचारी जो 55 साल से अधिक उम्र के हों या 3 साल तक के बच्चों की मां और गर्भवती को कोरोना ड्यूटी से अलग रखा जाए। लेकिन रायपुर कलेक्टर ने आज संशोधित आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद निजी अस्पताल पीपीई किट के नाम पर जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मरीज के परिजनों से शव लपेटने से लेकर अंतिम क्रिया करने वालों के पीपीई किट देने के नाम पर 1650 रुपये तक लिए जा रहे हैं। अंतिम क्रिया के लिए 4 से 5 पीपीई किट के लिए परिजनों से 8 से 10 हज़ार रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जबकि खुद सरकार ने पीपीई किट के लिए किए गए टेंडर में बेस प्राइस 225 रुपये तय किया है। बाजार में भी पीपीई किट 250 से 500 रुपये तक उपलब्ध है। हालांकि जिला प्रशासन और नगर निगम मृतकों के परिजनों के लिए जरूरी संख्या में निःशुल्क पीपीई किट उपलब्ध करा रही है, लेकिन निजी अस्पतालों पर मुनाफाखोरी का आरोप लग रहा है। बाहर मार्केट में ये 250 से 400 के बीच में हमें
ये उपलब्ध हो जाता है, मगर प्राइवेट हॉस्पिटलों का बहुत ही मनमाना रेट हमसे चार्ज किया जाता है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की ये मनमानी को थोड़ा सा कम करें। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनसे 1650 रुपये कोरोना किट के नाम से लिया गया था, जो कि ऐसे महामारी में जो कि गलत है। जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो नोडल अधिकारी संबंधित अस्पताल में जाते हैं और संबंधित अस्पताल में जा कर के डेड बॉडी को परिजन के साथ में जाते हैं और डेड बॉडी रिसीव करके परिजनों को प्रदान करते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है। जो लकड़ी से लेकर के सारे खर्च जो हैं उसको अभी नगर निगम अभी वहन कर रहा है। इस वक्त अंबिकापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां बाल्को प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही से लोगों की जान पर आफत आ गई है। यहां बारूद नष्ट करने के दौरान कई लोगों के घरों में दरारें पड़ गई, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आसपास खड़ी गाड़ियां भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे इलाके के लोग बेहद आक्रोशित हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इधर बाल्को प्रबंधन का कहना है कि खदान बंद होने के कारण जमा बारूद को नष्ट किया जा रहा था। बाल्को प्रबंधन ने इस तरह के किसी भी घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही है। वहीं लोगों ने बताया कि ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। इतना ही नहीं, केसरा गांव के कई घरों में दरारें पड़ने के साथ ही छतों को नुकसान पहुंचा है। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, किस तरह की लापरवाही सामने आई है और आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है, क्या शिकायत कर रहे हैं ग्रामीण? देखिए, ग्रामीणों की साफ तौर पर शिकायत है कि जो बाल्को की जो बाक्साइड की जो माइंस थी वहां पर एक्सप्लोजिव जमा हुआ था और उसको बाल्को प्रबंधन के द्वारा वहां पर नष्ट किया जा रहा था। मगर जो लापरवाही बरती गई बाल्को प्रबंधन के द्वारा कि यही लापरवाही बरती गई कि जो ब्लास्ट किया गया वो इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाकों के घरों में न सिर्फ दरारें पड़ गई बल्कि लोग भी डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए थे। और ये जो आसपास में जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि खदान के जो बंद खदान है वहां पर एक्सप्लोजिव काफी ज्यादा मात्रा में हुआ होगा, इस कारण इस तरह की स्थिति बनी है। फिलहाल जो ग्रामीण हैं वो उनमें काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर बाल्को इस पूरे मामले में जो उनकी मुआवजा राशि है वो नहीं देता तो उसके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। मगर हैरानी की बात यह है कि बाल्को प्रबंधन से जब हमने बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा कि पूरे नियम के अनुरूप जो ब्लास्ट है वो वहां पर जो एक्सप्लोजिव है वो नष्ट किया जा रहा था, लेकिन किसी भी तरीके की नुकसान की बात से अब भी बाल्को का प्रबंधन इनकार कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही बाल्को की सामने आई है और अब पुलिस को भी इस बारे में सूचना मिल गई है और वो भी टीम भेजी गई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। चलिए अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर से जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। भारत सरकार की कंपनी अलायंस एयर चलाएगी फ्लाइट और बिलासपुर से भोपाल ये फ्लाइट चलेगी। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। स्टार जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्टार, किस तरह की सेवा और सुविधा अब आने वाले समय में लोगों को मिलेगी? देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है, साथ ही साथ बिलासपुर क्षेत्र के लिए भी बड़ी सौगात है। पिछले साल बिलासपुर एयरपोर्ट को कमर्शियल लाइसेंस मिल गया था, लेकिन उसके बाद कोविड संक्रमण के कारण पूरे देश में विमान सेवा बाधित हो गई थी, जिसके कारण बिलासपुर एयरपोर्ट भी मिला और वहां से विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई है। लगातार प्रयास के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने अलायंस एयर को बिलासपुर से भोपाल के बीच में रूट अलॉट किया है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि एक प्रकार से पूरे बिलासपुर संभाग में एयर कनेक्टिविटी का रूट खुल गया है और इसका पूरा फायदा पूरे छत्तीसगढ़ को होगा। मैं आपको बता दूं कि रायपुर के बाद बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है, कमर्शियल हब के रूप में देखा जाता है बिलासपुर को। हाईकोर्ट भी वहां पर है, इस लिहाज से हवाई सेवा विमान सेवा के शुरू होने से बहुत बड़ा फायदा उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। हाँ, चलिए, तो स्टार कुल मिलाकर एक बड़ा फायदा यहाँ पर लोगों को मिलेगा। इस जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बिलासपुर सांसद अरुण साव ने से ये जानकारी दी है और अब बिलासपुर को हवाई सेवा की सौगात इस वक्त मिली है। बिलासपुर से भोपाल अब फ्लाइट चलेगी।
बढ़ते आगे तेज बारिश हो रही है और नदियां भी उफान पर है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों से हादसों की खबर आई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुमेली वाटरफॉल में सेल्फी लेने के दौरान एक युवक की जान चली गई। बिलासपुर में इंदिरा सेतु पुल पर अरपा नदी में युवक ने छलांग लगा दी। युवक की लाश एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। और वहीं डोंगरगढ़ में नदी में बच्चे के फंसे पैर को 13 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। ड्रिल मशीन से चट्टान को काटा गया। मध्य प्रदेश की सीहोर में पार्वती नदी में नहाने गई 5 युवतियां डूब गईं, जिसमें से 4 युवतियों का शव बरामद हो गया है। एक युवती सुरक्षित बच गई। खंडवा के ओंकारेश्वर नदी में नहाने गई 2 लड़कियों की भी मौत हुई है। उन्होंने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। तो ये 5 तस्वीरें हादसे की आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।